सुबह बखैर नाजरीन, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से 8:37 का वक्त हुआ चाहता है। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के। हर रोज़ सुबह आपके सामने आते हैं मॉर्निंग शो लेकर और कोशिश करते हैं कि अब तक की अहम और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराया जाए। पिछले कई दिनों से मुसलसल हमारी नज़र भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर है, सरहद पर है, बाइसरन के मामलात पर गुफ्तगू चल रही है और आज भी इसी के आसपास अहम तरीन खबरें हैं। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान आपस में आमने सामने हो तो दुनिया की बड़ी ताकतें भी बोल पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दोनों मुल्क इतने मजबूत है कि अगर एक बार टक्कर गए तो हालात पूरे बरसगीर के अंदर, पूरे एशिया के अंदर ख़राब हो सकते हैं। इस ज़मन में तमाम तैयारियां हो रही हैं अमन को करने के हवाले से। पाकिस्तान पर दबाव भी बन रहा है और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। तमाम खबरों का लेखा जोखा हम आपके सामने रखेंगे। न सिर्फ बैनुल-अक़वामी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे, बल्कि खबरों में आपको जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से भी वाकिफ़ कराएंगे। बांडीपोरा में चंद दिन पहले एक एनकाउंटर हुआ था, उस पर सियासत क्यों हो रही है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको आज के दिन के हवाले से भी बताएंगे, क्योंकि आज का दिन इंतहाई अहम है श्रीनगर के, जम्मू के अंदर, क्योंकि जम्मू की कानून साज जम्मू कश्मीर के अंदर कानून साज काउंसिल का एक खसूसी इजलास आज है और उस इजलास के अंदर आज सरकारी बिजनेस क्या है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। कोशिश करेंगे कि जब वो खबर आए तो हम अपने नुमाइंदे के पास भी चले। उस वक्त वो सिविल सेक्रेटरीट के अंदर होंगी, यानी असम्बली सेक्रेटरीट के आसपास होंगी, तो सूरत हाल से आपको वहाँ से हम ज़रूर रूबरू करवाएंगे। फ़िलहाल पहला पड़ाव होता है जहाँ पर हम हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखते हैं, तो फटाफट से आसिफ रशीद आपके सामने हिस्ट्री ऑफ द डे रखेंगे। लेकिन उससे पहले आप याद रखिएगा कि आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, जहाँ पर हर पल हम आपको बाखबर रखते हैं, खबर तह तक बताते हैं और आपकी आरा, आपकी बात जो हम तक आती है उसे हम एक टॉर्च बेयरर के तौर पर लेते हैं, एक मशल के तौर पर लेते हैं और उससे हम अपनी आगे वाली राहों को तलाश करने में हमें मदद मिलती है। इसलिए वो बात, वो तनकीद, वो मोहब्बत आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे और उसके बाद बड़ी खबरों का खुलेगा पिटारा। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम में हम फॉर्मेट के मुताबिक आगे चलेंगे। पीर का दिन है, सोमवार है, नया दिन, नई सुबह का आगाज़ और प्रोग्राम के एक नए शुमारे के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो इब्तिदा में सबसे पहले आप तक पहुँचे ज़रा हिस्ट्री ऑफ द डे, या इतिहास के पन्नों में चंद बड़ी बातें, चंद ऐसी घटनाएँ, ऐसे वाक़यात जो सबक आमोज़ होते हैं और कुछ चीज़ें सीखने और सिखाने पर हमारा फोकस भी रहता है और हमारी प्रायोरिटी भी। 1376 में आज ही के दिन बरतानवी पार्लियामेंट ने शाही अखराजात पर निगरानी रखने का मुतालबा पहली मरतबा किया और उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ कवानीन में तरमीम की जाती रही। 1376 में इसका आगाज़ बाकायदा हुआ। 1701 दिन आज का अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक 28 अप्रैल अंग्रेज़ी के शायर और दानिश्वर जान मुगल हुक्मरान औरंगज़ेब के दरबार में पहली मरतबा पहुँचे। 1740 में आज ही के दिन बाजीराव पेशवा अव्वल का नर्मदा नदी के साहिल पर इंतकाल हो गया। दिन आज का था 1758 साल अमेरिका के 5वें सदर जेम्स मोनरो की पैदाइश हुई, जो 5.5-6 बरसों तक बतौर सदर और सेनेटर के तौर पर भी खिदमात अंजाम देते रहे। अमेरिका के बाद में जाकर सदर बने। 1788 में अमेरिका के मैरीलैंड में एक मुआहिदा हुआ। इसकी तौसीक के बाद 7वां सूबा जिसकी शक्ल में मैरीलैंड वजूद में आया। 1829 आज ही के दिन हॉलैंड जिसके पार्लियामेंट में नए प्रेस कानून को मंजूरी मिली। 1910 में अप्रैल की 28 तारीख को ही इंग्लैंड में आज ही के दिन ग्लोड ग्राहम वाइट नाम के पायलट ने पहली बार रात में हवाई जहाज उड़ाया। दुनिया के अंदर पहली ऐसी परवाज बरतानिया से बनी और पायलट का नाम भी तारीख में लिखा गया। 1914 में अमेरिका के अंदर वेस्ट वर्जीनिया के एल्स इलाके के अंदर कोयले की कान में हादसा हुआ और एक ही मकाम पर 180 से ज्यादा मजदूरों की मौत हुई। साल 1932 इंसानों के लिए आज ही के दिन जर्द बुखार का टीका तैयार करने का ऐलान दुनिया के अंदर पहली मरतबा किया गया। यूरोप और अमेरिका के साइंसदानों ने मिलकर एक पेशरफ्त की और उसके बाद जनूबी और वस्ती एशियाई ममालिक तक इस टीके को पहुंचाया गया। लेकिन शुरुआत 1932 में। इसके 3 बरस बाद 1935 में रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के अंदर जेर ज़मीन मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई। साल 1956 दिन आज का फ्रांस के आखिरी फौजी जो वियतनाम छोड़कर वतन वापस लौट गए और ये वो वक्त था जब वियतनाम के अंदर मजीद फोर्सेस बाद में जाकर दाखिल हुई, लेकिन
अमेरिका या अमेरिका के साथियों या इत्तेहादियों का गलबा यहाँ देखा गया, लेकिन फ्रांस ने 1956 में आखिरी मर्तबा फैसला ले लिया कि उसकी अफवाह छोड़कर चली जाएंगी। और 1964 में आज ही के दिन जापान इक्तिसादी ताउन और तरक्की की तंजीम, जिसको आप OECD कहते हैं, इसमें शामिल हुआ। तो अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे में या तारीख के आईने में अहम तरीन वाक़यात फॉर्मेट के मुताबिक आपके सामने रखे हैं। पीर के दिन भर क्या सरगर्मियां रहने वाली हैं उस पर भी थोड़ी देर में चलेंगे, एक एक करके तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम में 22 अप्रैल के बाद आपने देखा है मुसलसल सलामती सूरत हाल को डिस्कस किया है, खबरें, तज्जिया और तबसरा हुआ है, माहिरीन की बात अब तक पहुंची है क्योंकि हालात ही ऐसे बने हैं। पहलगाम हमले के बाद जहां जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरहदों पर तनाव है, भारत पाकिस्तान के अफवाज सामने हैं और गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान, या आप ये कह लीजिएगा कि पिछले 5 दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर ज़बरदस्त किस्म का अलर्ट है। और एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान गोलाबारी की इतलात मौसूल हुई है और फौज की जानिब से तस्दीक की गई है। शुरुआत ज़रा इसी खबर के साथ करते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक तरफ कुपवाड़ा नॉर्थ कश्मीर जो मुसलसल तीसरे दिन सुर्खियों में है, जहां फिर से नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसा हुआ कि यह अब मुआहिदा रहेगा या नहीं भारत सरकार के कुछ बड़े फैसलों के बाद। दूसरी तरफ खबर यह है कि पुंछ सेक्टर में भी भारतीय अगली चौकियों को पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से टारगेट किया गया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाली फायरिंग का मौसर जवाब भारतीय अफवाज की जानिब से दिया गया। लेकिन जब हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जब आपको तफसीलात फराहम की जा रही हैं, तब तक किसी तरह के जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। PRO डिफेंस जम्मू की जानिब से भी एक बयान जारी करके कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से 27 और 28 की दरमियानी शब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जिनमें नॉर्दर्न बेल्ट है, शुमाली कश्मीर, इधर जम्मू सूबा का यानी कुपवाड़ा के अपोजिट बेल्ट जहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स आते हैं, फौज आती है, एक बड़ी रेजिमेंट है एक वो, दूसरा पुंछ जिले में सरहदी इलाके के अंदर पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। फौज के स्टेटमेंट के मुताबिक जब वहां से कार्रवाई हुई तो जवाबी कार्रवाई भी दी गई। छोटे हथियारों से अब तक ये फायरिंग होती रही और आज मुसलसल 5वां दिन है ये खबर जब आपको LOC से बताई जा रही है। दो जौहरी मुल्कों की अफवाज आमने सामने है और पिछले कई सालों से जो मुसलसल खामोशी सरहदों पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर दिख रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता टूटती हुई नजर आ रही है। और आज मुसलसल 5वां दिन है जब छोटे और बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। 27 और 28 की दरमियानी शब को पाकिस्तान की तरफ से नाजंग मुआहिदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी की गई है। छोटे हथियारों से सरहद के उस पार से कुपवाड़ा सेक्टर और पुंछ सेक्टर के बहुत सारी चौकियों पर फायरिंग की गई है और मुसलसल फायरिंग का जवाब भी जो है वो अफवाज की तरफ से दिया गया। और अभी तक जो इतलात और ख़बर हमारे पास है, किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई भी इतला नहीं है। आज 5वां दिन है जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल फायरिंग हो रही है और अग्रिम चौकियों को, यानी जो लास्ट चौकियाँ हमारी रहती है, उनको निशाना बनाने की पाकिस्तान की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरीके से फायरिंग हो रही है, नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हो रही है, अफवाज भारत भी काफ़ी मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और हाई अलर्ट पर इस पूरे बॉर्डर बेल्ट को कर दिया गया है। इतलात और ख़बर यह भी है कि एक तरफ से जहां खुद छोटे और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, तो हो सकता है इसमें दरअंदाजी भी शामिल हो, इसलिए उस दरअंदाजी को ज़ीरो करने के लिए 3 लाइन सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई है और उन तमाम हसास इलाकों के अंदर इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी मज़ीद मजबूत करने की बात जो है वो सामने आई है। तो बड़ी खबर कि लाइन ऑफ कंट्रोल कुपवाड़ा और पुंछ के अंदर मुसलसल इस वक्त भी फायरिंग हुई है और यह 5वां रोज़ है जब फायरिंग का तबादला हुआ है। अफवाज भारत की तरफ से भी इस ज़मन में खबर यही है कि वापस जवाब दिया गया और तर्जमान की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि हर मुमकिन यहाँ से पहले कोशिश की जा रही है कि इस तरीके की कार्रवाई ना हो, लेकिन जब वहाँ से गोली चले तो जवाब मुसलसल और बराबर ताकत के साथ दिया जा रहा है। दोनों अफवाज आमने सामने, यानी दो एटमी मुल्क एक दूसरे के आमने सामने हैं और जब इस तरीके की सूरत हाल हो तो अमेरिका भी सामने आया है और अमेरिका का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। अमेरिकी दफ्तर खारजा के अंदर भारत और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया जा रहा है
और ये बात सामने रखी जा रही है कि यहाँ एक तरफ से भारत और पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा कशीदगी बढ़ी है, इसमें भारत के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी अमरीकी इंटेलिजेंस, अमरीकी ओहदेदारान जो है वो राब्ते में है। यूएस हाउस जो है वो मुसलसल राब्ते में है भारत के भी और पाकिस्तान के भी, और दोनों मुल्कों के सरबराहान से अपील की गई है कि वो तशद्दुद और तनाव को ख़त्म करने की पहल करे। और ये साफ कर दिया गया है कि टेंशन तब बढ़ी है एशिया के अंदर जब मुसल्लह अफराद ने 22 रन पहलगाम अनंतनाग के अंदर टूरिस्टों पर फायरिंग की है, जिसकी जिम्मेदारी लश्कर के ऑफशूट टीआरएफ ने हासिल की है। अगरचे थोड़ी देर के बाद उन्होंने खामोशी की, लेकिन उसके बाद दोबारा भी बयान उनका आया। लेकिन इन तमाम हालात के बीच इस वक्त भारत और पाकिस्तान कशीदा हालात हर गुजरते दिन के साथ बन रहे हैं, और इन हालात पर अमेरिका की भी नज़र है। और अमेरिका के अंदर ये बात सामने रखी गई है वाशिंगटन की तरफ से, तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, कि वो दहशतगर्दाना कार्रवाई जो पहलगाम के अंदर की हुई है इसकी मजम्मत करते हैं और ये साफ करते हैं कि भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार के साथ वो मुसलसल राब्ते में है ताकि किसी न किसी तरीके से अमन को कायम किया जा सके। यूएस पार्टनर्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से सूरत हाल को बेहतर बनाया जा रहा है। अगर आप बड़े कैनवस पर देखेंगे तो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती हुई आहिस्ता आहिस्ता करके नज़र आ रही है। एक वो हिस्सा है जो भारत के साथ इस वक्त मुसलसल खड़ा है और भारत की कार्रवाइयों की हिमायत भी कर रहा है, और दूसरा वो हिस्सा है जो न पाकिस्तान को बराह रास्त मोर्ज़ इल्ज़ाम भी ठहरा रहा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच का रास्ता लेकर सुलह समझौता कराने की कोशिश भी कर रहा है। और इस बीच पाकिस्तान भी मुसलसल कोशिशों में लगा हुआ है। तो अब की बार अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो भारत का सपोर्ट करते हैं। कश्मीर के अंदर जिस तरीके का हमला हुआ है, ताहम बराह रास्त तनकीद उनकी तरफ से भी पाकिस्तान को नहीं की गई है। वाशिंगटन के जिम्मेदारों का मानना है कि वो मुसलसल राब्ते में है और कोशिश की जा रही है कि दोनों एटमी ताकतें आपस में टकराए ना और सूरत हाल काबू में आ सके। अमरीकी दफ्तर खारजा की तरफ से बड़ा बयान इस वक्त जारी कर दिया गया है। मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से दो जौहरी ताकतें आमने सामने ना आए और सालसी का किरदार अदा करने की कोशिशें पहले ईरान से और अब दोनों ममालिक को ठंडा करने की कोशिश या मामलात को मुज़ाकराती अमल के ज़रिए हल करने पर तवज्जो दिलाने की भी एक कोशिश की जा रही है, जिसमें अमेरिका भी सामने आया है। आगे बढ़ते हैं, बात अब उस वाक़े की भी जिसके बाद 22 अप्रैल के बाद ये सारी सूरत हाल बनी है। पहलगाम हमले के बाद होने वाली कार्रवाइयों के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने की भी इतलात मौसूल हुई थी, लेकिन दूसरी जानिब भारत सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया था और 5 फैसलों में एक फैसला ये था कि 48 घंटों में यानी 27 अप्रैल की शाम तक बिफोर 28 तमाम पाकिस्तानी शहरी मुल्क छोड़ दें। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि डेडलाइन जैसे ही ख़त्म हुई है तब तक हमारे पास जो आदादोशुमार हैं वो बताते हैं कि 530 से ज़्यादा तकरीबन 537 पाकिस्तानी शहरी अटारी वाघा बॉर्डर या इस सरहद के रास्ते वापस पाकिस्तान लौटे हैं। नंबर 1। नंबर 2, 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था। पाकिस्तानी हाई कमीशन जब बंद करने का फैसला हुआ तो तमाम सफारतकारों को या ऑफिशियल्स को जो पाकिस्तान के दारुल दिल्ली में काम करते थे, उनमें से 9 लोग वापस पाकिस्तान जा चुके हैं और अगर कोई वापस नहीं जाता यहीं पर तब भी ठहरा हुआ है। बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म वीजा पर आए जिसका हवाला भी दिया जा रहा। कल खबरें भी सोशल मीडिया पर काफी गर्दिश कर रही थी कि उन लोगों का क्या। तो कहा गया कि ऐसा न करने पर यानी डेडलाइन खत्म होने के बाद भी अगर भारत में कोई मौजूद है तो कम से कम 3 साल उसे जेल जाना पड़ेगा और 3 लाख रुपए जुर्माने की सूरत में उससे वसूल किया जाएगा। ये सब कार्रवाइयां जब हुई, दारुल दिल्ली से अनाउंसमेंट हुई, वजारत खारजा ने फैसला लिया या CCS के इजलास में जब ये फैसला हुआ तो उसके बाद वज़ीर दाखिला ने भी मुल्क के तमाम चीफ मिनिस्टर्स के साथ टेलीफोनिक राब्ता किया। जम्मू कश्मीर में भी एक मीटिंग हुई जिसमें DCs SSPs को इन्वॉल्व किया गया। LG ने उनको भी डायरेक्शन दी कि तमाम पाकिस्तानियों को वापस डेडलाइन से पहले भेजा जाए जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हैं। कुछ शहरियों को बहुत पहले कहा गया था कि शायद कवानीन के मुताबिक जाकर शायद आगे जाकर किसी तरह की कोई थोड़ी सी राहत मिल सकती है, मगर ऐसा नहीं। अब तक 550 के करीब पाकिस्तानी शहरी इस डेडलाइन के अंदर वापस जा चुके हैं और बेशतर अफराद की वापसी वो चेक पोस्ट जो अब ऑफिशियली क्लोज कर दी गई है
अटारी चेक पोस्ट जिसको आप कहते हैं, वहां से वापसी हुई है, इंक्लूडिंग 9 वो लोग जो पाकिस्तानी सिफारती अमले का हिस्सा थे। चलिए, वहां से भी कुछ लोग आए हैं और पाकिस्तान से भी जो भारतीय शहरी वहां पर थे 537 के करीब वहां से भी आए हैं, जिनमें 9 डिप्लोमेट्स भी वापस आए हैं अटारी वाघा बॉर्डर से। और अब ये साफ कर दिया गया कि लॉन्ग टर्म वीज़ा वाले मामलात में जो 1 दिन की तोसी कर दी गई थी, उसमें भी ये साफ कर दिया कि जनाब सब ने वापस जाना होगा। अगर नहीं जाते हैं तो 3 साल की जेल और 3 लाख रुपया, दोनों या तो एक या दोनों चीज़ें जुर्माने के तौर पर भी हो सकती हैं। ये तो भारत पाकिस्तान के उन शहरियों के हवाले से खबर जो वीज़े पर यहाँ पर थे, जो अपनी शादियाँ यहाँ पर कर चुके थे, 30-30, 35-35 सालों से रह रहे थे, लेकिन जो सूरत हाल बनी इसके बाद उन्होंने अपने दोनों तरफें से ये कहानियाँ आई कि उन्होंने वहाँ और इन्होंने यहाँ से अपने अपने अजीज़ों को छोड़कर वापस वतन चले गए। तो ये सूरत हाल चीज़ ना पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के उन शहरियों की जो एक दूसरे के मुल्क के अंदर रह रहे थे। लेकिन ज़रा बात चाइना की भी करते हैं। भारत पाकिस्तान की सूरत हाल पर अमेरिका का मौक़िफ़ तो हमने आपके सामने रख दिया, चीन का मौक़िफ़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन ने भी अपनी बात रखी है। और दफ्तर ख़ारजा चीन के जो है उन्होंने तर्जुमान ने कल ये साफ कर दिया कि वज़ीर ख़ारजा चीन जो है वांग यी वो लगातार राब्ते में है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के राब्ते में होने के बाद एक बयान, मुफस्सल बयान वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी कर दिया गया है चीन की तरफ से। पहलगाम के अंदर हुए हमले की किसी भी कीमत पर तायीद नहीं करते बल्कि तनकीद करते हैं, लेकिन चीन मुसलसल पाकिस्तान की हिमायत करेगा। पाकिस्तान वॉर अगेंस्ट टेरर में सबसे आगे है और ज़मीनी सूरत हाल देखने के बाद चीन का बड़ा बयान आया है कि वो पाकिस्तान को बैक करेंगे, लेकिन भारत के साथ भी ये तवक्कुआत रखी है कि वो मैक्सिमम रेस्टेन करेंगे ताकि सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना हो, यानी कम से कम ताकत का इस्तेमाल हो, ज़्यादा कोई परेशानियां ना हो। ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया है, और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का बयान तब सामने आया है जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार के साथ उनके साथ फ़ोन पर रब्ता हुआ है, और राब्ते के बाद ही फॉरेन ऑफिस चीन की तरफ से ये बयान जो है वो जारी कर दिया है। चीन ने साफ कर दिया है कि वो अपने काउंटर पार्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नज़र रख रहा है। चीनी तर्जुमान का मानना था कि वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने चीन के उस बड़े अज़म को दोहराया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे, सेफगार्ड करेंगे उनकी सॉवरेनिटी को, सिक्योरिटी को, क्योंकि ये सिलसिला मामला जो है दोस्ती का है, इसलिए चीन उनके साथ खड़ा है। चीन की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ताहम भारत इन तमाम हालात और वाक़ात को देखते हुए मस्बत अप्रोच अडॉप्ट करें और एक तरफा कोई भी फैसला ना करे, यानी चीन भी बीच का रास्ता लेकर है, भारत के साथ अपील के मूड में है, लेकिन पाकिस्तान के हक में खड़ा होते हुए साफ नजर आ रहा। और इसहाक डार मुसलसल, यानी पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और फॉरेन मिनिस्टर भी है, वो मुसलसल राब्ते में है मुख्तलिफ मुल्कों के मंदुबीन के साथ, मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान के साथ, और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान अपने नैरेटिव पर कायम रहे। अब ये मामला है क्या, याद रखिएगा, इसहाक डार साहब गुज़श्ता दिनों एक टेलीविज़न चैनल पर थे। एक तरफ से वो कह रहे थे कि जो कुछ हुआ गलत है, दूसरी तरफ से कह रहे थे कि ये जनाब लोकल मुजाहिदीन है वहाँ पर और ये उनका हक है कि वो उस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़े जो उनके हकूक़ को सल्ब कर रहा है। तो ये दोहरे मयार वाली पॉलिसी जो पाकिस्तान की है वो खुलकर तो सामने आ रही है, थोड़ी देर में उस खबर पर भी आएंगे। लेकिन फ़िलहाल बड़ी बात ये कि चीन अपनी मजबूरियों को देखते हुए पाकिस्तान के हक में है, लेकिन बराह रास्त भारत की मुखालफत भी नहीं है, भारत के साथ ताकीद और तनवीद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश भी की जा रही है। तो ये थी बात जनाब चीन की। लेकिन जरा मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है, मुल्क की सियासत पर भी एक फटाफट से नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं कि इजलासों का सिलसिला जारी है। और रात देर गए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो एडवाइज़र है तीनों सरबराहान के, उन्होंने वज़ीर दिफा के साथ खुसूसी मुलाकात की है और उस मुलाकात के दौरान 22 सरन, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर और
समंदर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, उस ज़िमन में वज़ीर दिफा को आगाही दी गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जानिब से वज़ीर दिफा राजनाथ के साथ मीटिंग की गई है, जिसमें उन्हें ब्रीफ किया गया ताज़ा तरीन सूरत हाल से। तीनों अफवाज के चूँकि वो सरबराह हैं, और याद रखिएगा इससे पहले एक अहम तरीन इजलास जो कि 2 रोज़ कबल हुआ था, जिसके बाद फौजी सरबराह का भी एक स्टेटमेंट सामने आया था। और CDS के हवाले से जहाँ पर ये जो इजलास हुआ है, तो उसके 72 घंटों के बाद ये इजलास हुआ है। तीनों अफवाज सरहदी या मैदानी इलाकों में, या वो अफवाज जिसको आप नेवी कहते हैं, फौज का एक हिस्सा है जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा भारतीय फिजाइया की तैयारियां क्या है, इसके मुतल्लिक और आइंदा दिनों की हिकमत अमली जो है उस मुतल्लिक तफसीली तबादला ख्याल हुआ, इस तरह की जानकारी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने तीनों सर्विसेज फौज, जिसमें बड़ी फौज है, बहरिया है, फिजाइया है, उनकी जानिब से उठाए जाने वाले इकदाम, या फिर जो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र हैं डिफेंस मिनिस्टर को CDS, जो मौजूदा वक्त में इस रोल को भी बड़े या जिम्मेदाराना तरीके से इन पर निभाने पर काफ़ी प्रेशर भी रहता है। CDS की जानिब से ये पहली मुलाकात पहलगाम हमले के बाद हुई है, और इतलात ये हैं कि जब बात हुई है तो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस वक्त की कार्रवाइयाँ, भारत पाकिस्तान के इस तनाव के बीच अफवाज की जानिब से सरगर्मियाँ, और सबसे बड़ी बात इस चीज़ की कंफर्मेशन कर दी गई जो कल हमने आपको बताया था कि अलग अलग मकामात पर फौजी मशकों का आगाज़ हुआ है। उसमें एक तस्वीर ये आपके सामने, जिसमें 27 और 28 यानी आज पूरे दिन के लिए एडवाइजरी पहले से जारी की गई। मुख्तलिफ लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास वाले इलाके हैं, वहाँ सरगर्मियाँ बढ़ी हैं। हलचल की तस्दीक की गई है कि आर्मी की जानिब से एंटी शिप फायरिंग एक्सरसाइजेज नेवी की जानिब से भी की गई है, और दूसरी तरफ वो जो आप देख रहे हैं आर्टिलरी शेलिंग अगर कहीं पर होती है तो उसका जवाब छोटे और खुदकार हथियारों से भी दिया जाए। उसकी एक तस्वीर कल हमने आपको इस प्रोग्राम में बताई थी। तो अब जाकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जब मुलाकात वज़ीर दिफा से कर रहे थे तो ये कहा कि मशकों का भी आगाज़ हुआ है, हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है, और अब तक की 22 अप्रैल के बाद जितनी भी तैयारियां हुई हैं, जो साजो सामान दोबारा से तैयार किया गया है मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, पूरे सिस्टम को अपडेट और फंक्शनल बनाने की तैयारी थी। उसमें नेवी का भी काम है, उसमें एयरफोर्स का भी काम है, और दूसरी तरफ आर्मी का भी काम है। तो तीनों अफवाज के सरबराह के तौर पर इस वक्त काम करने वाले जनरल अनिल चौहान जो CDS के पद पर हैं, उन्होंने ब्रीफ किया है इस ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। इस पर मुसलसल हमारी नज़र आगे भी रहेगी। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों जब इजलास हुआ तो तीनों अफवाज के सरबराहन के साथ हुआ था, वज़ीर दिफा के साथ। उसके बाद ये पहला इस तरह का मौका है। चलिए जनाब, इसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं, बात जरा पाकिस्तान की भी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से प्रेशर के अंदर है, उस प्रेशर को देखते हुए अब पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली को तरतीब भी दे रहा है। कितना कामयाब पाकिस्तान इसमें होगा वो तो बड़ी बात है, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि पाकिस्तान ने 22 रन पहलगाम के वाक़े पर आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया है, और ये मुतालबा उन्होंने तब कर दिया जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बराह रास्त मुखातिब होते हुए भी अवाम से ये बात कही, और साथ साथ कुछ मुख्तलिफ मुल्कों के मंदूबीन या सफ़रा के साथ भी बातचीत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान चाहता है कि रूस और चीन इस मामले में इन्वॉल्व हो, रूस और चीन की मुदाखलत इस मामले में हो, ताकि तहकीकात कराई जाए कि मामला हुआ कैसे। चीन पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि जनाब हम तो तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है सरहदों से, तो हम कैसे इसको करें। तो याद रखिएगा TRF जो असल में लश्कर है, और लश्कर का बेस कैंप कहाँ पर है यह दुनिया भर को पता है, अक़वाम मुत्तहिदा ने ऑलरेडी इसकी आइडेंटिफिकेशन भी कर दी है। तो बहरहाल TRF ने पहले ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और उसी बीच पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये प्रपोज कर रहे हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, रूस और चीन इसमें मुदाखलत करें। मैंने पहले ही कह दिया था कि दुनिया 2 हिस्सों में बट रही है, एक हिस्सा वो है जो बराह रास्त और लाइव एक्शन के हक़ में, और दूसरा हिस्सा वो है जो भारत के मुखालफत में भी नहीं है लेकिन पीठ थपथपा रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी। तो याद रखिएगा, मॉस्को की एक खबर रसा इदारे के साथ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बात कही है, और उसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जो 22 रन का जो मामला है जहां पर सैया मारे गए हैं, ये दरअसल कश्मीरी मुजाहिदीन ने खुद किया है। एक तरफ से वो कहा है, और दूसरी तरफ से ये कहा है कि जनाब आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, पाकिस्तान का कोई रोल इसमें नहीं है। अब पाकिस्तान का कितना रोल है ये दुनिया भर के सामने है। गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान भी पाकिस्तान के अंदर 3 से 4
बड़े इज्तिमात हुए हैं और उन इज्तिमात में भी लश्कर, जैश और दीगर तंजीमों से वाबस्ता अफराद की तकरीरें पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर वायरल हैं। किस तरीके से वो ये इस बात का दावा पेश कर रहे हैं कि बाइसरन तो सिर्फ आइसबर्ग है, आगे और भी हो सकता है क्योंकि उनका नेटवर्क मजबूत है। ये उनका अपना दावा है, लेकिन अगर उसी दावे को बेस बनाया जाए तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी बातों में ही फंसता हुआ नजर आ रहा। तो फिलहाल बड़ी बात यह कि पाकिस्तान चीन और रूस को इन्वॉल्व करना चाह रहा है। बराह रास्त मुदाखलत किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये पहले ही वजीर आज़म की तरफ से साफ कर दिया गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि ईरान के वजीर खारजा फिर ईरान के वजीर आज़म ने भी दोनों मुल्कों के सरबराहान से बात की और इस बीच इत्तला ये है कि आज सऊदी अरब के शहजादे ने भी सुबह सुबह वज़ीर आज़म के साथ बातचीत की है टेलीफोन पर और उसके फौरन बाद पाकिस्तान के साथ भी उनकी बात हुई है और वहां पर भी ये कोशिश की जा रही है कि सऊदी हुकूमत के दायरे असर को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए और ये साफ किया जाए कि ये तमाम कैंप्स जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चलाए जा रहे हैं इन्हें बंद कराया जाए। चलिए, प्रोग्राम सलाम जेके में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मजीद खबरें, तज्जिया और तबसरा होगा, अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं, कुछ लोगों पर तहकीकात चल रही है। NIA ने अपना काम कहां तक पहुंचाया, दूसरी जानिब सवालात भी इस कार्रवाई पर उठे हैं। एक नई किस्म की सियासी बहस का आगाज़ पूरे खित्ते के अंदर हुआ है और कुछ लोगों पर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। मुकम्मल तफसीलात और आज होने वाले स्पेशल असेंबली सेशन की तरफ भी आपको लिए चलेंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद आपका दोबारा एक बार है। 9:06 का वक्त हुआ चाहता है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके और सलाम जेके में एक और बड़ी खबर से आगाज़ करते हैं दूसरे पड़ाव की खबरों का और बात करते हैं पूरे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। खुफिया इदारों की इतला के बाद तमाम निज़ाम मुतहरिक हो गया है और इतलात और ख़बर यह है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट पर कर दिया गया है।
जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों, रिटायर पुलिस ऑफिसर और आर्मी के जवानों के लिए एहतियात बरतने का एडवाइजरी जारी कर दिया है। पहलगाम बाइसरन हमले के बाद बड़ी खबर आपके सामने कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, रिटायर पुलिस ऑफिसर्स और छुट्टी पर आने वाले फौजी जवान एहतियात बरते। जराया के मुताबिक मिलिटेंट सॉफ्ट टारगेटों को निशाना बना सकते हैं। सॉफ्ट टारगेट मिलिटेंटों के निशानों पर रह सकते हैं। ये इंटेलिजेंस जरायों की तरफ से खबर सामने रखी जा रही है और यही वजह है कि इदारे ने, जितने भी सुराग रसा इदारे हैं, उन्होंने राइट अप के अंदर ये साफ कर दिया है कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सुपर सेंसिटिव और सेंसिटिव इलाकों के अंदर नकल हमल को महदूद किया जाए, यानी वो लोग जो रिटायर फौजी है, रिटायर पुलिस ऑफिसर है, जम्मू कश्मीर के जवान हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो सेंसिटिव एरियाज के अंदर ना जाए। ये उस एडवाइजरी का हिस्सा है जो एडवाइजरी इंटेलिजेंस की तरफ से जारी कर दी है और हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस एडवाइजरी का इतलाक पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कर दिया गया है। पुलिस के जवानों को, साबिक पुलिस अफसरों को, फौज के अंदर काम करने वाले लोगों को जो छुट्टियों पर आ रहे हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट कई सेंसिटिव हसास मकामात पर मजीद कर दी गई है और शहर और गांव देहात की ओर जाने वाले रोडों पर नाके लगा दिए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तलाशी कार्रवाई को भी तेज़ कर दिया गया है ताकि अगर मुश्तबह अफराद की नकल अमल हो तो उसे महदूद कर दिया जाए। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ताहम यह पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से पुलिस या सिविल इंतज़ामिया या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर लोकल लीडर्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई और वक्तन फवक्तन इस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। लेकिन बाइसरन के मामले के बाद सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना सकती है मिलिटेंट, इस बात का खदशा है और यही वजह है कि तमाम लोगों को एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है। सेंसिटिव इलाकों के अंदर इनफरादी तौर पर कोई भी सैर व तफरी ना करे, इससे इज्तनाब करें और फौजी जवान या फौजी लोग जो छुट्टियों पर आना चाहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरते, ये कहा जा रहा है ज़रा से जो हमारे पास इत्तलात और ख़बर है। और हाई अलर्ट पर पूरा जम्मू कश्मीर बाइसरन मामले के बाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सरगर्मियां और इन सरगर्मियों के बीच आज सबकी नज़रें जम्मू कश्मीर की असेंबली पर भी हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते चलें, जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम हमले के बाद ताज़ा तरीन सूरत हाल जिस पर मुसलसल तमाम इदारों, जिम्मेदारान या पूरे मुल्क और हुकूमती इदारों की खुसूसन नज़र है कि इसके बाद तहकीकाती अमल और पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने के बाद सूरत हाल क्या है। लेकिन जम्मू कश्मीर असेंबली में भी आज खुसूसी इजलास तलब किया गया है। स्पेशल सेशन है सुबह 10 बजे से, यानी कुछ मिनटों के बाद इस सेशन का आगाज़ होगा और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद जब ये खुसूसी इजलास तलब किया गया तो सबसे पहले उन तमाम लोगों को याद किया जाएगा जो जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहत की गर्ज से आए थे टूरिस्ट के तौर पर। ख़ासतौर से पहलगाम के इलाके में उन तमाम लोगों को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। तमाम पार्टियों के जो स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर की तरफ से मातमी करारदाद सामने रखी जाएगी और स्पीकर मासूम जो मातमी करारदाद रखेंगे उसमें पहलगाम बाइसरन के अंदर पेश आए वाक़े, जो 22 अप्रैल सन 2025 को वाक़या पेश आया जिसमें दर्जनों बेगुनाहों का कत्ल किया गया, उस कत्ल के खिलाफ, उस इंसानियत सोज कार्रवाई के खिलाफ मातमी करारदाद को पेश करेंगे, जिसके बाद मुख्तलिफ लीडर्स, मुख्तलिफ अरकान अपनी अपनी बात रखेंगे और शाम को वज़ीर आला इसको कंक्लूड करेंगे। इतलात और ख़बरों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने इस इजलास से कबल अपनी तमाम तैयारियां कर ली हैं। अब जब ये इजलास होगा तो क्या सिर्फ बाइसरन के मामले पर ही सारी गुफ्तगू होगी? तो हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मामला ज़रूर बाइसरन का होगा, लेकिन बात सिक्योरिटी सिनेरियो की भी उठेगी और सिक्योरिटी का मामला बराह रास्त कहीं ना कहीं मरकज़ के पास है। मरकज़ी हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको देख रहे हैं, शायद उस पर भी मेम्बरान जो है वो अपनी अपनी बात रखे। और इस बीच इतला खबर यह है कि हिकमत अमली को तरतीब दे दिया गया है बीजेपी की भी तरफ से भी और तमाम मेंबरों की तरफ से। 10:30 बजे के आसपास यह इजलास शुरू होगा और हम कोशिश करेंगे कि इस इजलास को बराह रास्त आप तक भी पहुंचाए। एक तरफ से यह इजलास होगा, दूसरी तरफ से आपको याद होगा कि कुछ मेंबरान असेंबली का यह भी मानना है
कि सूरत हाल को देखते हुए जो सिक्योरिटी कवर और सिक्योरिटी ड्रिल होना चाहिए था वो था नहीं। शेख खुर्शीद ने कल इस पर सवाल उठाए और इतलात खबर यह है कि एक आज़ाद उम्मीदवार बांडीपोरा के मामले पर भी आज तवज्जो इस दौरान दिला सकते हैं। शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, क्या कुछ डिटेल्स हैं? 10:30 बजे के आसपास सिर्फ एक दिन का ये सेशन है, ऑलमोस्ट सारे एमएलए जो है वो जम्मू पहुंच चुके हैं, लेकिन मामला और मूड किस तरीके का आप देख पा रहे हैं अभी तक, अगर कोई आया है वहां पर? देखिए, करीबन 10:30 बजे ये विशेष असेंबली सत्र की जो है वो शुरुआत होनी है। सबसे पहले जिस प्रकार से आपने कहा कि जो है यहाँ पर 28 लोगों को जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उसके बाद सत्र जो है यानी कि चर्चा जो है वो देखने को मिलेगी। देखिए, पहलगाम टेरर अटैक जो कि 25 वर्षों के बाद ये बहुत बड़ा टेरर अटैक देखने को मिला है। किस प्रकार से अटैक हुआ, क्योंकि एक सिक्योरिटी लैब भी यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए, कई साल पहले जो है इसे सेफ प्लेस जो है वो घोषित कर दिया गया था, लेकिन 2000 टूरिस्ट का वहां पर होना और उसके बाद इतना बड़ा अटैक होना, कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी वहां पर, सिक्योरिटी लैब कैसे हुआ, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ आप देखिए जिस प्रकार से युवा पढ़ रही हैं, जो कश्मीरी युवा पढ़ रही हैं, उनके साथ भी कई सारे मामला जो है पेश आए हैं, मारपीट के मामला पेश आए हैं। हालांकि मिनिस्टर्स जो है वो सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा तमाम अलग अलग जो स्टेट है। अच्छा शिल्पा, आप स्टैंड बाय रही है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आज सेशन शुरू हो रहा है और सेशन से चंद घंटे पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कोई बात रखी है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और बात क्या रखी उन्होंने कि जनाब आप कार्रवाइयां करें लेकिन आप कश्मीरियों को सजा ना दें, बल्कि सजा उन लोगों को दे जिन लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर यहां पर कार्रवाई की है। और ये बयान कब आया है? जब मुसलसल घर गिराए गए हैं धमाकों से, पिछले कई हफ्तों से जो कार्रवाई, पिछले 2-3 दिन से जो कार्रवाई चल रही थी, इस पर यह कहा गया कि जनाब ये इज्तिमाई सज़ा है और शायद ये आईन और कानून के लिए सही नहीं है, इसलिए हमें चाहिए कि हम उन लोगों को सज़ा दें जो इस सज़ा के हकदार है। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा और ये जो बातें हैं और ये जो लाइनें तहरीर की गई हैं, ये आज रिफ्लेक्ट होंगी एमएलएज की तकरीरों के अंदर। स्पेशली जो नौजवान एमएलएज हैं वो ज़रूर इस लाइन को टो करेंगे। और ये जिस तरीके से कहा गया कि जनाब हमने उन लोगों के खिलाफ कोई भी मर्सी नहीं दिखानी है जो मिलिटेंट इसमें मुलविस थे बराह रास्त, लेकिन उसका असर और उसका जो सज़ा है वो तमाम कश्मीरियों को ना दी जाए। इसी तरीके से आगा सईद रुल्ला मेहदी भी मैदान में है, उन्होंने भी बात कही, कश्मीर एंड कश्मीरीज आर बीइंग गिवन कलेक्टिव पनिशमेंट। और ये लाइन जो है ये उमर अब्दुल्ला की लाइन को टो करते हुए यहाँ पर ये दिख रही है। महबूबा मुफ्ती साहिबा भी इसी लाइन को टो करती है, कह रही कि जनाब कल्प्रिट्स को ज़रूर आप सज़ा दें, वाक़ई करार सज़ा दें ताकि मुस्तकबिल में इस तरीके की ना कोई कार्रवाई हो, लेकिन इसकी सज़ा तमाम लोगों को मिले शायद ये भी सही नहीं है। ये महबूबा मुफ्ती का भी बयान है। तो ये जो बयानात आए हैं, क्या ये इस डिबेट के लिए ट्यून सेट कर रहे हैं शिल्पा? जी बिल्कुल, देखिए ये जिस प्रकार से जो बयान दिए गए, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा, तो साफ तौर पर ये भी बात जो है ये चर्चा वहां पर जरूर देखने को मिलेगी सत्र में, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि जो इनोसेंट लोग हैं उन्हें तंग ना किया जाए, जो इसमें मुलव्विस है के साथ ही जो है वो इस प्रकार का जो है वो व्यवहार किया जाए, उनके घर अगर तोड़ने हैं तो वो तोड़े जाए। तो ये बात जरूर जो है वो असेंबली में सत्र में जो है वो उठाई जाएगी, क्योंकि आप देखिए कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलए के द्वारा जो है वो एक बैठक भी की गई, जहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी की गई कि अगर सरकार जो है वो अगर कोई पॉइंट ऐसे रखती है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष कैसे रखेगी, के लिए तमाम एमएलए जो है वो कल तैयारी करते भी नजर आए। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज जो है वो चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से जो है कश्मीर में ये टेरर अटैक, पहलगाम जो है वो टेरर अटैक हुआ, क्यों सिक्योरिटी लैप्स हुए और जो कश्मीरी युवाओं के साथ जो है वो ये मामला जो है वो पेश आया, मारपीट का मामला जो है वो पेश आया। तो तमाम चीजों को लेकर जो है आज सत्र में जो है वो चर्चा देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नज़र बनाए रखें और लीडर ऑफ अपोजिशन जब आएंगे उनसे भी आप बात करेंगे तो ज़रूर वो बात भी हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। तो आज खसूसी इजलास है एक दिन का, लेकिन उससे पहले ट्यून सेट किया है मुख्तलिफ लीडर्स ने। क्या उस ट्यून की रिफ्लेक्शन आज ऐवान के अंदर होगी? एक बड़ा सवाल, एक बड़ा मामला, और आज की बहस भी एक लाइन खींचेगी कि किस तरीके से आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर कार्रवाइयाँ चलेंगी। बात जम्मू कश्मीर की चल रही है तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का भी बड़ा बयान सामने आया है और मनोज सिन्हा ने एक बार फिर यह भरोसा दिया है कि उन लोगों को
नहीं छोड़ा जाएगा जो कल्प्रिट्स हैं, लेकिन उन लोगों के साथ भी नहीं छेड़ा जाएगा जो पुरअमन शहरी है। और उनका मानना है कि लगातार ये एडवाइजरी और ये डायरेक्शन जो है तमाम अफवाज को दे दी गई है और इसी तरीके से काम किया जा रहा है। तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां इस वक्त कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन घरों को मिसमार करने का ये जो 48 घंटों में सिलसिला दिखा है, 10 मिलिटेंट के घर जो इस वक्त एक्टिव मिलिटेंट्स बताए जाते हैं, उनके घर मिसमार हुए। तो पहलगाम एक्शन के बाद जब सिक्योरिटी एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, बहुत सारे लोगों ने सवालात उठाए जो पिछले ट्वीट्स में और खबर में आपको बताया। इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तमाम मुतलकीन को ये वाज़ेह हिदायत दी हैं कि बेगुनाह शहरियों को किसी भी तरीके से, वो जो बार बार एक लाइन दोहराते हैं कि गुनाहगार को छोड़ो मत और जो बेगुनाह हैं उनको छेड़ो मत, वो उस फॉर्मूले के तहत काम होना चाहिए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक किसी भी इलाके के अंदर किसी भी खिते में कार्रवाई होती है तो वहां पर कोई भी उसमें रोड़ा अटकाने की कोशिश ना करे, लेकिन आम शहरियों को ना हिरासा किया जाए। ये भी तस्दीक की गई कि अब तक 2023 और 24 में होने वाली कार्रवाइयों में 100 से ज्यादा 109 मिलिटेंट अब तक हलाक अलग अलग इलाकों के अंदर हुए हैं, जिनमें 26 गैर मकामी, 28 जो मकामी या लोकल टेररिस्ट थे। जो पुलिस अथॉरिटीज बताती हैं 2023-24 में ये कार्रवाइयां अब तक हुई हैं 59। 2023-24 में जो कार्रवाइयां हुई 59 गैर मकामी, 50 मकामी, जिनको अलग अलग जगहों पर इन एनकाउंटर्स या ऑपरेशंस के दौरान मारा गया। लेकिन 5 दिनों के दौरान अलग अलग मकामात पर कार्रवाइयां जो देखी गई हैं, उससे आम शहरी भी कई जगहों पर अगरचे जुज़वी नुकसान अड़ोस पड़ोस में हुआ है, दाएं बाएं हुआ है, जहां जहां मकानात को धमाकों से उड़ाया गया, लेकिन इस पर एक किस्म की नाराज़गी भी जो सियासी क़यादत या मजहबी लीडरान की जानिब से एक्स पर पोस्ट के जरिए की गई, जिसमें मीरवाइज का भी कल एक पोस्ट आया जिसमें फारूक साहब की तरफ से पूछा गया कि तमाम लोगों ने अगर खुलकर इन मामलात की मजम्मत की, इस हमले के बाद पूरा कश्मीर बंद करके अगर सड़कों पर आया तो फिर कलेक्टिव पनिशमेंट या इज्तिमाई सज़ा लोगों को देने का काम ये कहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्होंने फिर से कहा कि आम शहरी उनको किसी भी सूरत में टच न किया जाए, लेकिन जो असल में गिल्टी हैं, जो कसूरवार हैं, उनको छेड़ा नहीं जाएगा और उनके तमाम वो लोग जो आसपास उनके हमदर्दी रखते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से मुतलका एजेंसियों से भी कहा गया है कि अवाम के एतमाद को बहाल करने में या बरकरार रखने में कलीदी किरदार होना चाहिए, लेकिन ऐसी सूरत में अगर कोई आम शहरी मुतासिर होता है तो उसके लिए भी जिम्मेदारियां फिर आयद होती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस किसी भी इलाके के अंदर कार्रवाई करती हैं। पिछले 4-5 घंटों के दौरान जो सूरत हाल रही है उस पर उसके बाद ये सारे बयानात आना शुरू हुए हैं। अब जब हम इस कार्रवाई के मुतालिक आपको बता रहे हैं, इस पर सवाल उठे, चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी बातों में सवालात भी उठाए गए। खबर आपको बांडीपुरा से भी एक बताते हैं, जिस पर एक नई किस्म की और अब एक आप देखेंगे एक लड़ाई शुरू हुई है। और बांडीपुरा, जहां पर जुमे के रोज आप सबको याद होगा, इसी प्रोग्राम में हमने आपको एक कार्रवाई, नेक्स्ट खबर पर अब चलेंगे, नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा के अंदर एक कार्रवाई हुई थी। ऑपरेशन फ्राइडे सुबह शुरू हुआ था और दोपहर आते आते उस ऑपरेशन के दौरान अल्ताफ हुसैन लाली, जिसको कहा गया कि मिलिटेंट कमांडर था, हलाकत की तस्दीक पुलिस अथॉरिटीज़ ने की। लेकिन अब उस कार्रवाई पर सवालात उठना शुरू हुए। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कुछ खबरें आई थी कि इसको लेकर एहतजाज हुए। कुछ लोगों ने कहा कि ये शख्स पुलिस तहवील में था, लेकिन अब आम शहरियों के बाद रुकन असेंबली बुदल जावेद इकबाल, जिनका ताल्लुक राजौरी से है, उन्होंने इस पर सवाल उठाए और साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह और मुतलका जिम्मेदारान से, अफसरान से इस मामले पर गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया और इल्ज़ामात आयद किए कि जो शख्स मारा गया है ये एक मकामी गुज्जर फैमिली से था और जुडिशियल किलिंग इसको वो करार दे रहे हैं। और उनका जो एक पोस्ट भी है एमएलए की तरफ से, जो एक्स पर एक पोस्ट किया गया है, वो आपके सामने, माफ़ कीजिएगा, फेसबुक पर उन्होंने ये पोस्ट किया है, जिसमें सवालिया अंदाज में उन्होंने पूछा है कि क्या ये एक और हिरासत में होने वाली मौत है, और तहकीकात का भी मुतालबा जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह से कर दिया। एक तरफ से एमएलए जावेद इकबाल चौधरी साहब ने तो सवाल उठाए, उससे पहले हमने कल से देखा था कि सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा पोस्ट इस पूरे मामले पर चल रहे थे और इन्हीं पर कल पुलिस ने भी कार्रवाई की है। और पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर बांडीपोरा के अंदर जब ये इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली कि मल्टीपल अकाउंट से कुछ फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड नैरेटिव इस पूरे मामले पर चलाया जा रहा है, तो इस पूरे मामले पर बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने कार्रवाई की है और उन सोशल मीडिया हैंडलर्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है जिन्होंने बिना किसी तहकीक के इस खबर को सामने चलाया था। लेकिन उन खबरों के बीच में जावेद इकबाल चौधरी जो रुकनी असेंबली है, इन्होंने सवाल पूछते हुए ये कहा है कि आखिर ऐसा क्यों। इमरान वो पहले
कार्रवाइयों के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से भी यकीन दिलाया गया है कि कार्रवाइयां बेगुनाहों के खिलाफ ना हो। जरा इस पर मजीद बात करते हैं और क्या इन कार्रवाइयों की जिस हिसाब से जरूरत पड़ी है, अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन चल रहे हैं। इमरान नाइकू भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। इमरान, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पुलिस अथॉरिटीज की जानिब से सरगर्म मिलिटेंटों पर कार्रवाइयां होना, फिर सवालात उठना और अब जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से यकीन दिलाना, क्या हम आइंदा दिनों में ये भी देखेंगे कि आम शहरियों या लोगों को एतमाद में रखने की जो हमेशा से कोशिश इंतजामिया की जानिब से रही है उसको बरकरार रखते हुए ऑपरेशंस मजीद इंटेंसिफाई किए जाएंगे? देखिए, पहली बात यह है कि जिस तरह से इस वक्त एंटी मिलिटेंसी के ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं या जो काउंटर इंसर्जेंसी के जो ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं, ये सिर्फ पहलगाम हमले के तनाजुर में किए जा रहे हैं। और मुसलसल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तकरीबन 9 जो मुबैना सरगर्म मिलिटेंट है उनके घरों को मुस्मार किया गया, उन्हें बम ब्लास्ट किया गया और उसके बाद आवाजें उठनी शुरू हुई। खासकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आवाज उठाई, सज्जाद गनी लोन, मीर वाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक, MP आगा रुहुल्ला और भी कई सारे जो समाजी कारकुनान है, जो असर रसूख रखने वाली शख्सियात है, उन्होंने आवाज उठाई कि मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशन ठीक है और इसमें हुकूमत का साथ देना है, लेकिन एक कलेक्टरल डैमेज ना हो, एक कलेक्टिव पनिशमेंट, ये तो ना तो ये इंसानियत है और ना ही कोई कानून इसकी इजाजत देता है। और ये भी कुछ इत्तलात सामने आई कि लोग हिरासा हो रहे हैं, अब जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का एक क्लियर कट स्टैंड आया कि देखिए हमने अभी तक जितने भी ऑपरेशन चलाए कहीं पर भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई, कहीं पर भी कोई सवाल नहीं उठा है और अब जिस तरीके से हम कार्रवाई करेंगे उसमें भी वही पॉलिसी अडॉप्ट रहेगी कि हम गुनहगार को छोड़ेंगे नहीं और सिविलियन के साथ छेड़ेंगे नहीं और यही डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम चली गई है। तो अब ये जो कल से हम फॉल्सहुड नैरेटिव देख रहे थे जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, पुलिस का मानना कि जनाब यकतरफा सारी चीजें चली सोशल मीडिया पर इसलिए हमने कार्रवाई की है, तो क्या हम ये माने कि पुलिस भी अपने तरीके से क्लियर स्टैंड लेकर सामने है कि जनाब हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो 100% सही है? और आज जिस तरीके से जावेद साहब का स्टेटमेंट आया वो असेंबली के अंदर तो गूंज होगी, लेकिन LG साहब का जो स्टेटमेंट है वो वाइब्रेंट है, वो बिल्कुल इफ एंड बट्स के बगैर है। देखिए, ये एक अच्छी बात है जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि बेगुनाहों को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत, यानी कि इनोसेंट्स के साथ उनके साथ कोई जो है कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ ना उन्हें पहुंचे। और साथ साथ ये भी कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 2019 के बाद जितने भी एंटी मिलिटेंसी के ऑपरेशन चलाए गए हैं और आम लोगों की जो हरासानी की शिकायत है वो सरकार को नहीं मिली है और टोल फ्री भी नंबर है जो गवर्नमेंट ने नंबर दिए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स, और उन पे भी लोगों ने शिकायत नहीं की है। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि अच्छा जी, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो अपनी जगह, लेकिन कल से जो हम देख रहे हैं कि जो हम भी चला रहे हैं अपने सोशल टीवी पर चला रहे हैं, लिस्ट जो सामने आई है इस पर कोई डिनाइल ना तो पुलिस ने किया ना एजेंसीज ने किया। डेट मीन जो लिस्ट चल रही है वो सही है और ये वो मिलिटेंट्स हैं जो पिछले कई सालों से एक्टिव है, A++ कैटेगरी में है और कुछ लोगों का बराह रास्त ताल्लुक इसमें उस कार्रवाई में हुआ जो बाइसरन के अंदर है। तो ये जो फ्रेम अप लिस्ट हुई है डेट मीन ये ऑन द टारगेट लिस्ट है और इन्हें किसी भी कीमत पर एलिमिनेट किया जाएगा, तब जाकर अमन कानून और सुकून कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकता है। देखिए, इसमें हमें ये समझना है कि गवर्नमेंट की क्लियर कट पॉलिसी ये है कि खासकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की देखें, NIA की देखें या जितनी भी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस की हो, आर्मी हो या बाकी इदारे हैं सिक्योरिटी के, वो ये है कि जम्मू कश्मीर से जो मिलिटेंसी है इसको खत्म करना है। और जिस तरह से परसों भी हमने देखा कि वज़ीर दाखिला ने कहा कि मिलिटेंसी में तो जीरो टॉलरेंस है, यही LG का भी कहना है, जीरो टॉलरेंस है और इसमें सभी सियासी जमातें इस चीज़ को तायद करती है। और इस सब के बीच में जहाँ पे भी चाहे जम्मू के अंदर हो, कश्मीर के अंदर हो, जो लिस्ट जो है सामने आई है जो एक्टिव मिलिटेंट्स के, तो इस तनाजुर में गवर्नमेंट की क्लियर एंड कट पॉलिसी ये है कि अनटिल एंड अनलेस इन मिलिटेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, चाहे इन्हें मारा जाएगा या किसी और तरीके से इन्हें जो है कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा, इनके खिलाफ सख्त पॉलिसी होगी और उसमें जीरो टॉलरेंस होगी किसी भी किस्म की। और इसी तनाजुर में अब जो मिलिटेंसी की जो एंटी मिलिटेंसी की जो कार्रवाई है जो मिलिटेंट मुखालिफ सरगर्मियां हैं
वो तेज की जा रही है। लेकिन सिर्फ सवाल यहाँ पे ये है कि आम लोगों के साथ हिरासानी ना हो, आम लोगों को कोलेक्ट्रल डैमेज ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन punishment करने ना के हो। लिए। इमरान नाइक श्रीनगर से ज्वाइन कर रहे थे कि एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि आम आदमी इसमें परेशान ना हो। उसकी जमानत लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से एक बार फिर दे दी गई है। दाखिला वजारत ने भी इस पूरे मामले पर अपनी वजाहत दे दी है। लेकिन बड़ी बात यह कि 22 रन के मामले के बाद सिक्योरिटी ऑन हाई अलर्ट है। अब जब हम आपको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी ऑन हाई अलर्ट है, तो आप आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। एफआईआर लगने का सिलसिला लगातार जारी है। एफआईआर कहां पर लगी है और आज अहम तरीन इजलास होने जा रहा है, वो इजलास कहां पर है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और मजीद कार्रवाइयां 22 रन के मामले में आगे बढ़ी है, कुछ दिलचस्प बातें सामने आई हैं। वो बातें क्या है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे इसी प्रोग्राम में छोटे से वक्फे के फौरन बाद। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जीके के आखिरी पड़ाव में दाखिल हुए। 9:45 के बाद आज प्रोग्राम में आपकी कॉल्स लेने की कोशिश हम जारी रखेंगे। आप कॉल ज़रूर करेंगे 9:40 के बाद, लेकिन तब तक कुछ खबरें हैं जो आप तक तरजीह बुनियादों पर पहुंचानी है। खबर जनूबी कश्मीर के शोपियां से आपको इस वक्त बताते हैं, जहां पर आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया है और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पीर मोहल्ला शोपियां के अंदर 2 से 3 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। जो इनिशियल डिटेल्स हैं उनके मुताबिक शोपियां के पीर मोहल्ला के अंदर तस्वीरें आपके सामने जाए मकाम की, और जो अभी तक हमारे पास मालूमात हैं, जावेद अहमद पीर और फारूक अहमद पीर के घरों में आग लगी है और आग बुझाने की कोशिशों में फायर सर्विसेज का अमला इस वक्त मसरूफ है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, अगरचे आग पर काबू बहुत हद तक पाया गया, मगर तब तक शुरुआती दौर में नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। इस साल भी आप देखेंगे तो विंटर में, उसके बाद जैसे गर्मियों में आए, तब भी ये अफसोसनाक वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर एक तवील फहरिस्त हमेशा शाम को आती है, सड़क हादसात में नुकसान होता है, ऐसे ही रोज़ाना सुबह शुमाली वस्ती जनूबी कश्मीर पीर पंचाल बेल्ट या चिनाब वैली से किसी न किसी जगह से फायर इंसिडेंट्स की अफसोसनाक खबरें आती हैं। शोपियां के अंदर लगने वाली आग में रिहायशी मकानात का नुकसान हुआ है। 3 दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। तस्वीरें थोड़ी देर पहले की शोपियां की है, जहां पर 3 रिहायशी मकान, 3 दुकानों के मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर होने की खबर आ रही है। पीर मोहल्ला का इलाका जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िले के अंदर है, जहां पर आज ये वाक़या सुबह के वक्त पेश आया। और ये आग लगी कैसे, उस पर अभी तहकीकात तो होगी, लेकिन ये मानिएगा कि मकामी आबादी,
फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने मुकम्मल तौर पर कार्रवाई एक साथ की है, जिसके बाद इस आग को बुझाने में उन्हें कामयाबी मिली है। याद इस आग की वारदात के दौरान अगरचे कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम लाखों में इस वक्त इमलाक का नुकसान हो चुका है। शाह इरशाद हमारे साथ शोपियां से हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, जरा अपडेट करें कि 3 रिहायशी मकान, 3 दुकानों के जलने की हमारे पास खबर है। पीर मोहल्ला का ये इलाका है, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास मजीद है इस पूरे मामले पर? देखिए, आज रात 3 बजे जो है जाहिद अहमद पीर जो कि टाक मोहल्ला का रहने वाला है, जो कि शोपियान टाउन में ही है, मैं आपको बता दूं कि अचानक जो है आग नमूदार होता है और देखते देखते 3 मकान जो इसके जद में आ चुके हैं और एक दुकान भी उसके जो है जद में आ चुका। ताहम अगर जो है फैसले अमला भी जो है मौके वारदात पे जल्दी पहुंचे। और मैं आपको बता दूं इस वक्त अगर बात की जाए, ये बता रहे हैं कि तकरीबन जो है लाखों में इसमें यहाँ पे नुकसान हुआ है। और ये बता दूं कि 3 मकान जो है यहाँ पे खाकस्तर हुए और अभी भी जो है यहाँ पे फायर से अमला जो है वो आग जा रहा है। मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो हाल ही में जो आंकड़ा सामने आया है, टाउन शोपियान में भी तकरीबन जो है 10 दुकान खाकत है, उसी के बिल्कुल साइड में ये जो है आज भी ये फिर से ये आंकड़ा जो है पेश आया। जी गौर, ये पीर मोहल्ला का इलाका है, तो ये रिहायशी मकान था, तो क्या इसके ये मकान लोग वहां पर रह रहे थे या खाली मकान था? एक तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा सवाल ये कि आग लगने की बुनियादी वजह कोई पता लगी अभी तक कि किस तरीके से ये आग लगी और किस घर से ये आग लगी? देखिए, आपका सवाल भी बिल्कुल सही है कि ये जो रिहायशी एरिया है, बिल्कुल पीर मोहल्ला का टाक मोहल्ला का एरिया है, जहाँ पे ये रिहायशी एरिया है, कंजक्शन एरिया। सर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर जो अभी जो इसका ये पता नहीं चला कि आग किस बुनियाद पे लगी, ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग जो है वो लगी हुई है। तो मैं आपको बता दूं कुल मिला के जो है 3 मकान जो है वो खाकस्तर हुए और एक दुकान में इस पे जो है खाकस्तर हुए। बहुत शुक्रिया इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पीर मोहल्ला शोपियां का इलाका, जहां पर आग की होलनाक वारदात, तस्वीरें आपके सामने थी और इस वारदात के दौरान 3 रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, बात जरा डोडा की आपके सामने रखते हैं, क्योंकि खबर और इत्तला ये है कि डोडा पुलिस भी हरकत के अंदर है और डोडा पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान एक FIR दर्ज कर ली है और ये FIR उस सियासी रुकन के खिलाफ है जिसने श्रीनगर के अंदर जारी कार्रवाइयों पर सवाल उठाया है। मिल्टन 2 के घरों को मिसमार करने या उड़ाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे। बहुत सारे लोगों ने कल एक्स पर बहुत बैलेंस तरीके से इस पर सवाल रखे या इंतजामिया से मुतालबात रखे, लेकिन डोडा के अंदर जहां पर कार्रवाई पुलिस को उस वक्त करनी पड़ी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वर्कर और साबिक BDC चेयरमैन गुंदना के खिलाफ उस वक्त कार्रवाई हुई जब एक फेसबुक पोस्ट उनका सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में काफ़ी गर्दिश करने लगा। FIR की कॉपी आपके सामने, जिसमें उनका नाम मेंशन किया गया है शरशाद नतरू के खिलाफ, जो गुंदना डोडा से हैं। इसके अलावा फॉर्मर BDC चेयरमैन गुंदना, इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। इन्होंने इस फेसबुक पोस्ट के जरिए सवाल खड़े किए थे कि पुलिस की जानिब से कार्रवाई बेगुनाह लोगों के खिलाफ, या अगर मिल्टन 2 को मारने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए तो उनके वालिदैन, उनके रिश्तेदारों, उनके भाइयों या आसपास किसी को भी तंग तलब ना किया जाए। ये गैर ज़रूरी तौर पर कार्रवाई हो रही है और इन सवालात के बाद एक शिकायत दर्ज की गई और शिकायत करंदा की तरफ से कहा गया कि सलामती सूरत हाल बेहतर बनाने की खातिर जब इकदाम उठाए जा रहे हैं, पहलगाम हमले के बाद जब नाराज़गी बढ़ रही है, तो फिर इंतज़ामिया की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों पर किसी भी तरीके से किसी भी सूरत में सवालात खड़े नहीं किए जाने चाहिए थे। इस मामले में FIR तब लगी जब एक शिकायत की गई, जो कंप्लेन हुई राकेश शर्मा की तरफ से, जिनका ताल्लुक भी डोडा से है, जिनने पुलिस अथॉरिटीज से गुंदना डोडा से अभी तक जो हमारे पास जानकारी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये मुंसलिक है और फॉर्मर BDC चेयरमैन भी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जैसे ही ये शिकायत गई, अब ये तो FIR लगी है, लेकिन इस पर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब का ट्वीट मेरे सामने है और इन्होंने अपनी बात रखी है, पार्टी की भी ये बात होती है। इनका मानना है कि ये जो एक्शन किया जा रहा है जी मिलिटेंट के मकानों के खिलाफ, ये कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं है और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है उन लोगों की तरफ से जिनके उनके मुताबिक इनके गुटकारी वो कहते हैं, यानी वो लोग जो उस वक्त गुटकार एलायंस के हिस्सा थे। दरअसल
ये जो फैमिलियां हैं ये पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम है, यानी उस टेररिज्म के इकोसिस्टम का ये हिस्सा है। ये ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब अपनी बयान में कह रहे हैं। और आगे वो कह रहे हैं कि जब ये कार्रवाइयां होती हैं तो ये सीधी सीधी बात है कि इन घरों में हथियारों को भी छुपाया जाता है, मिलिटेंटों को भी छुपाया जाता है, और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, इसलिए इसको कलेक्टिव पनिशमेंट कहना शायद सही नहीं होगा। और ये कहना कि जनाब ये कलेक्टिव पनिशमेंट है, ये गलत बात है। ब्लड कैनॉट बी थिकर देन लॉयल्टी ऑफ द नेशन, ये सवाल के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है और कहा कि नेशन ऑलवेज फर्स्ट एवर। ये बात ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब का बयान आया है, और ये बयान ऑफिशियली या अनऑफिशियली आप बीजेपी का स्टैंड भी इसी तरीके का मान सकते हैं, क्योंकि तर्जुमान भी रह चुके हैं। तो ये सियासत जनाब बिल्कुल तेज हो रही है इस पर। लेकिन जरा आगे बढ़ेंगे, बात आपको पहलगाम के बाइसरन इलाके की भी बताते हैं, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसियां काफी मुतहरिक हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी कार्रवाई कर रही है और इब्तिदाई ज़राया और खबरों के मुताबिक 15 लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है। बाइसरन वादी के अंदर जो खून की होली खेली गई है उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। 15 ऐसे OGWs आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं जिनके फोन उस वक्त एक्टिव थे, और ये इंडिविजुअल्स और सस्पेक्टेड लोग वो हैं जिन्होंने लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया होगा उन मिलिटेंट्स को जिन्होंने बाइसरन की वादी को लहूलुहान किया है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस डाटा खंगाला जा रहा है, खंगाला गया है, और उस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस डाटा को खंगालने के बाद यह बात सामने आई कि कम से कम 15 ऐसे मुश्तबे अफराद के मोबाइल्स एक्टिव थे उस वक्त, जो सिग्नल के जरिए से या दीगर ऐप्स के जरिए से सरहद पार भी लोगों के साथ राब्ते में थे। अब ये जो बाइसरन का मामला है, इसमें यह कहा जा रहा है कि 2 पाकिस्तानी और मकामी मिलिटेंटों की मौजूदगी के बीच में यह कार्रवाई की गई है। लेकिन याद रखिएगा कि कौमी तहकीकाती एजेंसी वहां पर पहुंच चुकी है, उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की है, और उसी कार्रवाई के दौरान अब यह इत्तला है कि 15 से ज्यादा लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है। फिदा हुसैन भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, मजीद तफसीलात उनसे भी लेंगे। और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होने वाली कार्रवाई के दौरान अब तक कुछ लोगों की हिरासत में लिए जाने की भी इतलात पहले से मौसूल हो चुकी हैं। फिदा हुसैन हमारे साथ हैं। फिदा, ये तहकीकाती अमल कहां तक पहुंचा है? NIA जिसको ऑफिशियली केस हैंडओवर कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी जगह लगी है, मकामी अथॉरिटीज़ पर भी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से सवालात उठे थे, टूरिस्ट की सिक्योरिटी को लेकर और बाकी सारी चीज़ें। अभी तक ये तहकीकाती अमल कहां तक पहुंचा? किन किन इलाकों से लोगों को पूछताछ के लिए या इब्तदाई मालूमात जो आपके पास हैं उठाया गया, या उनसे पूछताछ के लिए हिरासत में अगर किसी को लिया गया वो? और अब ये बातें भी डेवलप हो रही हैं कि 15 से 16 के आसपास ऐसे लोग जो एजेंसियों को ये जानकारी है कि जिनके मोबाइल फ़ोन्स उस वक्त एक्टिव थे और गालिबन ये बालाई वर्कर की हैसियत से उस वक्त भी मुतहरिक थे। देखिए आसिफ, जैसे हम बार बार कहते हैं कि जो आके ये तहकीकाती कमेटी जो है, जो मुल्क की सबसे बड़ी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको NIA कहा जाता है, NIA के नाम से जानी जाती है, उन्होंने अपनी तहकीकात जो है और तेज कर दी है। और साथ ही साथ जहां पर इशफाक ने बता दिया कि 10 से 15 जो OGWs है जो मिलिटेंटों के लिए काम करते हैं, शायद पर भी शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा। लेकिन जहां गिरफ्तारियों की बात की आपने, पूछताछ के लिए जहां लोगों को बुलाया जा रहा है कि पूछताछ जब भी पुलिस ने शुरू की यहाँ पे, तो उस हवाले से हालांकि आंकड़ा जो है पुलिस की तरफ से या उनके ट्विटर हैंडल की तरफ से या कोई भी अभी तक ऐसी जानकारी जो है वो नहीं मिल रही। लेकिन जो तहकीकाती एजेंसी है वो अपनी तहकीकात जो है उसमें उन्होंने तेजी लाई है बाइसरन पहलगाम वाक़या के बाद। अब चूंकि कल जिस तरह से वज़ीर दाखिला के दफ्तर से NIA को बाज़ाब्ता तौर पर ये इख्तियार दिए गए हैं कि वो अपनी जो तहकीकात है वो शुरू करे और उनको एक केस सौंपा गया है, क्या आने वाले वक्त में या आने वाले दिनों में NIA की तरफ से कोई जानकारी मिलेगी या कोई प्रेस रिलीज या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि इसमें कितने लोग हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है? लेकिन तहकीकात जो है वो आगे बढ़ रही है और काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, जिसमें बाकी इंटेलिजेंस भी है। और देखा जाए तो अभी भी
अगर पहलगाम के वादियों की बात करेंगे, हालांकि पहलगाम की वादियां खामोश तो है, लेकिन जो तहकीकात कमेटी है उसमें काफी तेजी आई हुई है। आसिफ, फिदा, अब ये भी खबर है कि सयाहों की बहुत कम ही सही लेकिन पहलगाम की वादियों में वापसी भी शुरू हो गई है और एक मारूफ बॉलीवुड एक्टर भी सयाहों को वापस बुलाने के लिए उन्हें दावत भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इस वाक़े का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से कश्मीर छोड़ जाएं, वो भी इस वक्त साउथ कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। क्या इकदामात हैं, क्या कोशिशें हैं और ऑफिशियली इस पूरे एरिया को खोला गया दोबारा सयाहती सरगर्मियों के लिए? देखिए, अगर हम सैलानियों की बात करेंगे जिनका आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू भी हुआ है, जैसे हम कल भी देख रहे हैं, एक तो मुल्क के है ही और गैर मुल्की सैलानी भी कल नजर आए। लेकिन उसी बीच जहाँ मुंबई से एक फिल्म डायरेक्टर जो है वो इस वक्त पहलगाम में है, उन्होंने कहा कि जब मैंने वीडियोस देखे, जब मैंने खबर सुनी तो दिल काफी दुख हुआ मुझे भी। लेकिन मैं सीधे श्रीनगर और श्रीनगर के बाद पहलगाम पहुंचा और उन्होंने कहा कि हमें अगर कश्मीरी को गले लगाना है, अगर आपने कैंसिलेशन किए, जैसे उन्होंने खुद भी कहा कि 90% जो यहाँ पे सैलानी आने थे उन्होंने कैंसिलेशन किया। उन्होंने कहा कि आप उसको कैंसिल ना करें, आप वापस आइए, यहाँ पे घूमने के लिए आए, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है। उन्होंने कहा कि दुख तो है, इस दुख की घड़ी में मैं उन घर वालों के साथ हूँ जिन्होंने अपनों को खोया है, लेकिन अगर हमें उन लोगों को हराना है तो यहाँ पर आना है और इस टूरिज्म को और बढ़ाना है। और उन्होंने ये भी बता दिया कि 2 साल में जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे सैलानी आ रहे थे, तो अचानक अगर इस पे ब्रेक लग जाएगी तो उससे इक्तिसादी भी दोबारा से चीजों को रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। फिदा हुसैन, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। साउथ कश्मीर के अंदर कार्रवाइयां चल रही हैं, तहकीकाती अमल। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इजलास भी आज शुरू हो रहा है, खुसूसी इजलास है 1 दिन का और मजीद वहां पर सरगर्मियां थोड़ी देर में वहां पर भी लिए चलेंगे और साथ साथ आपकी कॉल्स भी थोड़ी देर में आप कॉल करना शुरू करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त वादी कश्मीर से, आज वस्ती कश्मीर का दौरा पुलिस सरबराह का है। जनूबी कश्मीर में कार्रवाइयों की अज खुद उनने निगरानी की है। आज सेंट्रल कश्मीर जा रहे हैं और पुलिस राय के मुताबिक सोनमर्ग के अंदर एक आला सतही सिक्योरिटी इजलास होने जा रहा है जिसकी सदारत खुद पुलिस सरबराह कर सकते हैं। गगनगीर हमले के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेंगे जिसमें 7 से 8 वर्कर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर और मकामी व गैर मकामी लोगों की हलाकत हुई थी और साल 2024-25 के इब्तदाई और आखिरी मराहिल में आप देखेंगे तो सबसे बुरा दिन ये जम्मू कश्मीर के लिए था। दूसरी तरफ खबर यह है कि आज तहकीकाती एजेंसियों के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स भी शिरकत कर सकते हैं जब ये टॉप लेवल की मीटिंग सोनमर्ग के अंदर होगी और सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं, सीधा सेंट्रल कश्मीर लिए चलते हैं। कश्मीर ब्यूरो हमारे साथ हैं सलीम वानी। आज पहले तो क्या ये कंफर्म है कि मीटिंग होगी सोनमर्ग के अंदर और मीटिंग का बुनियादी एजेंडा क्या है, क्या चीजें डिस्कस होंगी? देखो आसिफ, अगर बात करेंगे जो 2 दिन से मुसलसल पहलगाम अटैक के बाद जो सिक्योरिटी ड्रिल्स यहाँ पे बढ़ गई है, उसी की तरह आपने देखा कि डीजी P.J.K. नैलिन प्रताप ने पिछले 2 दिन से लगातार साउथ कश्मीर का दौरा किया और कल शाम को रात देर वो गांदरबल पहुंचे और उसने वहां पे जो गांदरबल के DSSP गांदरबल है उसके ऑफिस में वहां पे एक अलग सेट मीटिंग की और ब्रीफिंग की अपने अफसरों को, अपने जो भी गांदरबल के CRP पुलिस के अफसरान है उनके साथ मीटिंग की। उसके बाद DGP नैलिन प्रताप गगनगीर पहुंचे जहां पे आपने देखा चंद महीने पहले जो अटैक हुआ था जिसमें 8 लोगों ने जान गंवाई थी, उसमें एक डॉक्टर जो कश्मीर का रहने वाला था और एक लोकल भी था, 6 बाहर के लोग थे। उसी के सबब आज जो आपने कहा का मीटिंग जो जराया कहता है कि जो सोनमर्ग में आज बाद दोपहर एक मीटिंग हो रही है जिसमें सिक्योरिटी के टॉप अफसरान, शायद उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम भी शिरकत करेंगे या उसके बाद डिविजनल कमिश्नर कश्मीर या सीनियर मोस्ट पुलिस अफसर है वो शायद उसमें शिरकत करेंगे, जो आज बाद दोपहर सोनमर्ग में मुनक्कद की जाएगी। क्योंकि आने वाले दिनों में आपने देखा है कि जो अमरनाथ यात्रा का भी वो सिलसिला जारी होने वाला है और उसका काम भी स्टार्ट हुआ है, ट्रैक में भी काम चलता है। उसके सबब जो अब सिक्योरिटी ड्रिल आपने देखा कश्मीर में मजीद सख्त हो रहे हैं। पहले साउथ कश्मीर में विजिट था, अब कल शाम को जो विजिट हुआ DGP नैलिन प्रताप का सोनमर्ग गगनगीर टनल के पास भी और के वहां पे भी जायजा लिया और स्पेशली जो हिदायत दी गई अफसरान को कि आप अपने इलाकों में बड़े मुतहरिक रहे। इसी तरह आज जो मीटिंग होने जा रही है बाद सोनमर्ग में होगी उसमें शायद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है वो शिरकत करेंगे। शुक्रिया सलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये इसलिए है
कि एक तरफ से रिव्यू चल रहा है हर तरफ से, और दूसरी तरफ से अमरनाथ यात्रा भी है, और डायरेक्टर जनरल पुलिस अमरनाथ यात्रा की भी तैयारी में लगा हुआ है, और इस तरीके से शायद आज उस मामले पर भी गुफ्तगू हो सकती है। यानी अहम तरीन इजलास आज गांधरबल के अंदर हो रहा है, और ये गांधरबल का इजलास इंतहाई अहम माना जा रहा है। दो तरफ से एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन पर नलिन प्रभात साहब बराह रास्त निगरानी रख रहे हैं, और दूसरी तरफ से अमरनाथ यात्रा भी ऐसा तरीके से चले, इन दुश्वार तरीन रास्तों पर भी सिक्योरिटी की तैनाती को यकीनी बनाया जाएगा। फिलहाल एक और अहम और बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से आ रही है, जहां पर इतलात और खबरों के मुताबिक मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशनों में वुसअत लाई गई है, और ओवरग्राउंड वर्करों और ममनुआ तंजीमों के हामियों और मद्दाहों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस की तरफ से मुतअद्दिद मकामात पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है, और इतलात और खबरों के मुताबिक श्रीनगर सूबा कश्मीर के अंदर तकरीबन कई मकामात पर इस वक्त कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। 15 ऐसी मकामात हमारे इतलात और ख़बरों के मुताबिक हैं जहां पर इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और ये ऑपरेशन OGWs और ग्राउंड वर्कर्स के घरों पर है। उसके साथ साथ ये ऑपरेशन जो है उन लोगों पर भी है जिनके रिश्तेदार या उनका कोई लड़का जो मिलिटेंसी में है, सरहद के पार बैठा है, तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तीसरा ये है कि ये ऑपरेशन उन लोगों पर भी है जो ममनुआ तंजीम, जमात इस्लामिया हो, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हो, और इस तरीके से जो दीगर तंजीमें सरगर्म थी सूबा कश्मीर के, उनके जो मददगार थे, मोमिनीन थे या उनके लीडर्स थे, उनके घरों पर भी दोबारा से छापामार कार्रवाई जो इस वक्त चल रही है। ऑपरेशन न सिर्फ सूबा कश्मीर के अंदर चल रहा है, बल्कि इतलात और खबर यह है कि जम्मू डिवीजन के डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह के भी मुतअद्दिद मकामात के अंदर पुलिस इस वक्त हरकत के अंदर आ रही है, और कलेक्टिव एविडेंसेस मिलिटेंसी रिलेटेड के जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं, और इसमें भी मजीद ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल बड़ी खबर कि 15 मकामात ऐसे हैं जहां पर आज सुबह कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात करें, ममनुआ तंजीमों के हामियों की बात करें, यह ऑपरेशन जम्मू और सूबा कश्मीर के अंदर इस वक्त जारी है। कार्रवाइयों पर कई लोगों का रद्दअमल भी सामने आ रहा है, और सीधा आपको जम्मू कश्मीर असेंबली लिए चलते हैं। थोड़ी देर में कार्रवाई का आगाज होगा और मातमी करारदाद भी पेश की जाएगी, लेकिन रिएक्शंस आना शुरू हो गए। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कुछ देर पहले गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से बात की है। समय भारतीय जनता पार्टी से लीडर ऑफ ओपोजिशन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि आज प्योरली वो लोग जिन लोगों ने अपनी जानें यहाँ पे दी, और मैं तो कहता हूँ कि जिंदगी का बेहतरीन पल जो बिताने के लिए 22 रन की वैली में आया और यहाँ से उनकी लाशें गई, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसने झकझोर करके रख दिया है पूरे भारतवर्ष की जनता को, और जो इच्छा शक्ति प्रकट की है भारत के प्रधानमंत्री ने इस आतंकवाद के विरुद्ध, उस इच्छा शक्ति को और मजबूत करने के लिए, उन लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए आज का जो सत्र है, मुझे लगता है कि ये बहुत छोटा ही सत्र है, और इसमें एक दुख, एक रेजोल्यूशन, संवेदना का प्रकट किया जाएगा, और भारत एक है, ये एक मैसेज, एक संकेत इस विधानसभा से जाएगा। उमर अब्दुल्ला के द्वारा ट्वीट किया गया, उन्होंने कहा कि इनोसेंट लोगों पर जो है वो उन पर कार्रवाई ना हो, निर्दोष लोगों पर जो इसमें मुलव्विस हैं उन पर ही कार्रवाई की जाए, उन्हें जो है वो ना। तो अच्छी बात है, निर्दोष लोगों को बिल्कुल भी नहीं निशाना बनाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, और जो मुलव्वस है उन्हें किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं। कांग्रेस के नेता टेबल पे बात करने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान? देखिए, जो भी इस वक्त कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है, हालांकि हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि आज किसी भी सियासी बात को इस वक्त करना, या जिसमें राजनीति की बू आ रही हो, इस बात को करना जायज़ नहीं है। ये गैर जायज़ है, क्योंकि इस वक्त पूरा भारत खून के आंसू रो रहा है। इस वक्त सारी जनता को एकजुट होने के एक मैसेज देने की आवश्यकता है, इसलिए मैं आज के दिन कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहूंगा। देखिए, वो सरकार अब क्या लाती है, देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, आज विशेष सत्र की जो है वो यानी कि विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है, और जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है उसे श्रद्धांजलि, 28 लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, और साथ ही साथ जो है वो पहलगाम टेरर अटैक पर जो है वो चर्चा भी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ रेजोल्यूशन भी लाने की यहाँ पर जो है वो संभावना है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।
मुसलसल आप तक पहुंचती रहेंगी। जम्मू कश्मीर असेंबली या विधानसभा से थोड़ी देर में सत्र का आगाज होगा, उस तरफ आपको लिए चलेंगे। लेकिन बात भारत पाकिस्तान की तल्खियों के बीच भारत और अफगान तालिबान के दरमियान भी नजदीकियां बढ़ रही हैं और मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े, बातचीत हो, मुसलसल मुलाकातों का एक सिलसिला देखने को मिल रहा है। सिफारती सतह पर रवाबित को बेहतर बनाने की कोशिश हुई है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त यह है कि तालिबान हुकाम से वजारत खारजा के जॉइंट सेक्रेटरी की मुलाकात हुई है। दो तरफा मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। मौलवी आमिर खान मुतक्की जो मौजूदा वक्त में वज़ीर खारजा की हैसियत से काम इस वक्त कर रहे हैं काबुल के अंदर, अफगानिस्तान और भारत के दरमियान दोनों तरफ से ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर, दोनों के टाइज या जो मौजूदा वक्त में रिश्ते हैं उनको मजीद अच्छा किया जा सके, एक तो उस हवाले से बात हुई है। दूसरा तिजारत के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से बात हुई है। दहशतगर्दी को खित्ते में कम करने के लिए दोनों की जानिब से इकदाम उठाए जाने पर कम ही सही मगर बातचीत ज़रूर हुई है। आनंद प्रकाश जो सिफारती सतह की इस मुलाकात को आगे ले गए, भारत के वजारत खारजा में इस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से काम करते हैं, उन्होंने मौलवी आमिर खान मुतक्की से मुलाकात की है, फॉरेन मिनिस्टर इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान के, और दो तरफा मुज़ाकराती अमल आप कह लीजिएगा, बातचीत या जो वार्तालाप हुई है जिसमें तफसीली बातचीत हुई है कि रीजनल डेवलपमेंट में दोनों ममालिक का या खित्ते की तामीर तरक्की में दोनों मुल्कों का क्या रोल रहने वाला है, एक तो उस पर बात हुई है, और दूसरा इक्तिसादी तौर पर ताउन हो इस पर बात हुई है। दोनों के दरमियान रवाबित हों, एक्सचेंजेस हों, दो ममालिक के दरमियान वो जो कदीम और रिवायती रिश्ते थे, बिजनेस डेलीगेशंस, बाकी तमाम लोग अब तक मुलाकातें करते रहे, अब जाकर ऑफिशियली ये जब मीटिंग हुई है तो इसमें एक तो म्यूचुअल इंटरेस्ट और रेस्पेक्ट दोनों की बात हुई है, लेकिन रीजनल स्टेबिलिटी और पीस, खित्ते के अंदर अमन व इस्तेकाम और सलामती के ताल्लुक से भी बात हुई है। ये सिफारती सतह की बातचीत जिस पर खबर है कि पाकिस्तान भी बहुत करीब से इसको देख रहा था कि यहाँ से आगे क्या होने वाला है या क्या किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तो शनीद भारत और अफगान तालिबान के दरमियान हुई है। जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के अफसर वजारत खारजा के अंदर है, वो आमिर खान मुतक्की जो फॉरेन मिनिस्टर है अफगान तालिबान के, उनके साथ मिले हैं, राब्ते मजबूत किए गए हैं और सरमायाकारी और दीगर मामलात पर अफगानिस्तान के अंदर भारत और अफगानिस्तान की सूरत हाल को कैसे आगे लिया जा सकता है इस पर भी तबादला ख्याल जो है वो किया गया है और माना जा रहा है कि मस्बत अंदाज में तालिबान ने भी जवाब दिया है। अब ये तमाम कड़ियाँ जब आप आपस में जोड़कर देखेंगे तो यही वजह है कि पाकिस्तान में हर दूसरे मिनट पर, हर 5 मिनट पर एक वजीर बयान दे रहा है, क्योंकि आसपास पाकिस्तान का शिकंजा काफ़ी ज़्यादा सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए प्रोग्राम के आखिर में आपको ज़रा किताबों में होने वाली तब्दीली से भी आगाह करते चलें। भारत के अंदर गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान, और इसका असर हमने यहाँ भी खित्ते में देखा है, किताबों में तब्दीलियाँ, माजी के कुछ अबवाब को या कुछ ऐसे बाब जिनको ख़त्म किया गया और नए बाब इसमें शामिल किए गए। ताज़ा तरीन पेशरफ्त ये हुई NCERT की जानिब से, जिसने 7वीं और 10वीं जमात की किताबें भी जारी की हैं, लेकिन कुछ बड़ी तब्दीलियाँ की हैं और इनमें यह है कि नई किताब में मुगल और दिल्ली सल्तनत का बाब हटा दिया गया है। किताब में नई डेवलपमेंट के मुताबिक, ये जो नई किताब है जिसकी एक तस्वीर भी आपके सामने स्क्रीन पर है, NCERT हुकाम की जानिब से, जिसको आप नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहते हैं, दिल्ली में 7th क्लास की नई समाजी उलूम की या सोशल साइंसेज जिसको आप कहते हैं, इसकी किताब से मुगलों और दिल्ली सल्तनत पर मबनी अबवाब या चैप्टर्स को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। इनकी जगह नई किताब में कदीम हिंदुस्तानी राजाओं, मजहबी मकामात, महाकुम मेले और सरकारी मंसूबों पर खुसूसी जोर दिया गया है। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, पुराने राजाओं की कहानियां हैं, रीजनल और रिलीजियस बातें हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये तब्दीलियाँ कौमी तालीमी पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और कौमी निसाब ढांचे NCFCE 2023 के तहत की गई हैं, ताकि भारतीय रिवायात, फ़लसफ़े, मकामी सियाक़ो सबाक़ को भी फ़रोग़ दिया जा सके। NCERT की अथॉरिटीज़ के मुताबिक ये किताब का पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा आइंदा महीनों में शाया किया जाएगा। ताहम ये वाज़ेह नहीं किया गया है कि पहले हटाए गए अबवाब दोबारा शामिल किए जाएंगे या नहीं। कोविड-19 के दौरान 2022 और 23 में भी इन अबवाब का मवाद, ये जो कंटेंट है वो कम किया गया था, लेकिन अब उन्हें मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। नई किताब का उन्वान एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड है, जिसमें कदीम हिंदुस्तानी राजाओं जैसे कि मुगल्स हैं, मौर्या हैं,
मगध है, शंग है, सातवाहन खानदान है। इन तमाम लोगों पर, तमाम खानदानों पर हिस्टोरिकली खुसूसी तवज्जो दी गई है। किताब में मुक़द्दस जोग्राफिया के नाम से भी एक नया बाब शामिल किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान के मुक़द्दस मकामात, तीर्थ यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और शक्ति पीठों की तफसीलात भी दे दी गई हैं। किताब की एक तस्वीर आपके सामने। इसके अलावा महाकुंभ मेला जो खत्म हुआ, जिसमें 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए, इसका जिक्र किया गया। बताया गया कि इस साल प्रयागराज के अंदर मुनक्किद मेले में तकरीबन 66 करोड़ अकीदतमंद शरीक हुए। ताहम किताब में इस महाकुंभ मेले में पेश आने वाली भगदड़ के अफसोसनाक वाकयात का जिक्र नहीं किया गया, जिसमें सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि सोशल मीडिया तबसरे के मुताबिक 2000 के करीब हलाकतें हुई। नई किताब में सरकारी स्कीमों जैसे मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके अलावा अटल सुरंग जो कि एक बड़े इलाके को, हिमाचल प्रदेश को यानी लेह मनाली को जोड़ती है, इन जैसे बड़े मंसूबों पर रोशनी डाली गई है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर एक बाब लिखा गया है, जो इसमें बयान दर्ज है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों को कौमी परचम लहराने को उनका बुनियादी हक तस्लीम किया, इसका भी तज़किरा हुआ है। इन तब्दीलियों पर अपोजिशन लीडर्स या जमातों और बाज दानिश्वरों ने एतराज़ भी किया है और निसाब के भगवाकारी का भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। गुज़श्ता बरस NCERT के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सिकलानी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि फसादात जैसे मौज़ूआत बच्चों पर मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं और इसलिए ऐसे कंटेंट की तखफीफ की गई है, इनको हटाया जाएगा। लेकिन जो नई तब्दीलियां हुई हैं उसकी तस्दीक कर दी गई है, जिस पर फोकस है पुराने दौर की, मुगलों की और दिल्ली सल्तनत पर मबनी जो बाब थे इस किताब में, वो हटा दिए गए हैं। कदीम हिंदुस्तानी राजाओं, मजहबी मकामात, महाकुंभ मेले और कौमी निसाबी ढांचे या नई तालीमी पॉलिसी के मुताबिक ये तब्दीलियाँ की गई। हिंदुस्तानी रिवायात, फ़लसफ़े और मकामी सियाको सबाक को फ़रोग दिया जा सके, इसकी भी एक कोशिश है। 2022-23 में कोविड-19 के दौरान इसी तरह की कोशिशें हुई थी और सूरत हाल अब यह है कि बहुत सारे लोगों ने इस पर अगरचे सवालात भी खड़े किए, लेकिन तब्दीलियां ऑफिशियली हो गई हैं। फटाफट से जरा रिएक्शंस भी आपको दिखाते हैं, चूंकि असेंबली थोड़ी देर में शुरू होनी है, उससे पहले लीडर्स का आना जाना शुरू है। और थोड़ी देर पहले शिल्पा शर्मा ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा से बात की आज के खुसूसी मातमी इजलास के बारे में और जानने की कोशिश की कि तेवर किस तरीके से होंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। जरा फटाफट से देख लीजिएगा। Most for the first time we are seeing in Jammu and Kashmir there's a strong resentment against this act of violence which is meant to divide us. This is a communal act, it's a terror act, and people are for the first time openly condemning it and taking a strong stand against the violence. कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, पीडीपी का क्या स्टैंड है? पहले इंसाफ होना चाहिए और हम जो शहीद वहाँ पे हुए, हमारी सिंपैथीज उनके साथ है। We understand the pain and tragedy that has happened in Jammu and Kashmir. I think it's important to stand with the nation right now, and people across Jammu and Kashmir are strongly coming against and denouncing this act of violence. It's a communal act. एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया है, इसमें कोई बहादुरी नहीं है और हम सभी लोग इस वक्त यूनाइट होने चाहिए। ये कहीं के देखिए, जैसे मैंने कल भी कहा कि बहुत बड़ा देश हमारा है और देश में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, अच्छी सोच वाले और खराब सोच वाले भी। जहाँ पॉजिटिविटी है, मुझे लगता है कि सरकार ने अच्छा काम किया। जहाँ पर भी हम गए, ऑनरेबल सीएम साहब से मिले, मैं, सकीना जी के डिप्टी सीएम साहब चले गए, सतीश शर्मा साहब चले गए, जहाँ भी चले गए हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला और हमें आश्वासन दिया गया कि कश्मीरी समाज जहाँ पर भी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे ट्रेडर्स कम्युनिटी के जो लोग हमारे वहाँ बिजनेस करते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं, उनकी सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए जाएंगे। और मुझे लगता है कहीं कहीं जहाँ मैं गया था वहाँ वातावरण ठीक है, वहाँ लोग खुश हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खुश थे और वो पिछले 30 साल से उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस से विधायक इस समय हमारे साथ मौजूद है। सारा विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है, क्या रेजोल्यूशन कोई लाया जाए? आज ऑफिशियली रेफरेंसेस हैं, उसके लिए आज हमें बिजनेस भी मिला हुआ है। हमें इस जो सानिया हुआ है उस पर ऑफिशियली रेफरेंस होगी, उस पर बात होगी, अपने ख्याल का इजहार ये मेंबरान असम्बली करेंगे और ज़रूरी है रेजोल्यूशन भी होगा।
जो भी होगा तो वो हम पास करके रहेंगे, क्योंकि ये जो हुआ नहीं होना चाहिए था। हमें इसके लिए बहुत बड़ा अफसोस है। कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो पाकिस्तान से टेबल पे बात करने की बात कर रहे हैं, किस तरह बात करनी तो बहुत जरूरी बनती है। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, वाजपेयी साहब ने बहुत साल पहले कहा था हम ये दोस्त को बदल से हमसाये को नहीं बदल सकते हैं। बातचीत तो पहले भी हुई है, अडवाणी साहब के वक्त में वो भी एक बातचीत कर चुके हैं, बहुत सारे लीडर हमारे बातचीत कर चुके हैं, लेकिन बातचीत को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए दूसरे मुल्क को कोशिश करनी चाहिए। इतने बड़े अटैक के बाद, इतने बड़े 25 वर्ष के बाद ये टेरर अटैक हुआ है इतना बड़ा, क्या अब भी बात करना जरूरी है? क्या अब भी बात करना जो है वो रह गया है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कहते हैं, हम यहाँ जम्मू कश्मीर के वासी बनकर बात करना चाहते हैं। हमें ये जो एक्सटर्नल डायमेंशंस पर जो भी हमारी हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत कदम उठाए, हम उसके साथ है, लेकिन साथ साथ इंटरनल डायमेंशंस के लिए, यहाँ के अमन और बेहतरीन वातावरण के लिए क्या करना है, ये बातचीत जरूरी बनती है। अगर बातचीत के जरिए यहाँ अमन होता है तो कोई इसमें नहीं, बाकी तो जो कॉन्फ्रेंस भी चाहती है बात करना, बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। हाँ, उसके लिए क्या माहौल होना चाहिए, वो पाकिस्तान पर भी जिम्मेदारी बनती है। माहौल एक बेहतर बनना चाहिए, हिंदुस्तान भी ये जिम्मेदारी बनती है वो भी आगे इसमें थोड़ा बढ़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुतासर होता है वो जम्मू कश्मीर का अवाम होता है। 35 साल से ये हम मुसीबतें झेलते आ रहे हैं। कभी लगता है कि अब अमन आ गया है, दूसरे दिन लगता नहीं कुछ नहीं है, लेकिन इस चलिए जनाब, रिएक्शन आप देख रहे थे जम्मू कश्मीर असम्बली से, जहां पर थोड़ी देर में एक रोज़ा इजलास होने वाला है और जहां पर मातमी करारदाद पेश की जाएगी और वो ऑबिचुरी रेफरेंस पेश की जाएगी जो 22 रन के मामले पर आज होगी। तो इस वहां पर क्या कुछ होगा ज़रूर आपको हम अपडेट करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम सलाम जेके का वक्त यहाँ पर इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान को आप देंगे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह आपके साथ फिर मुलाकात होगी प्रोग्राम सलाम जेके में। जब तक के लिए अपनी नेक दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह मियां नासिर।